हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 14 का एग्जांपल नंबर 25 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन वाटर ऑफ लेक इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 के सिमिलर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो एक लेक है और यहाँ पे हम लेक के सरफेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं मेरा लेक का सरफेस है जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि एक क्लाउड है, ठीक है, बादल है। तो क्लाउड को हम एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि क्लाउड कहीं यहाँ पे है, ठीक है, जिसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन में दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर एबव द सरफेस ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि सरफेस ऑफ वाटर से 60 मीटर की ऊंचाई पे, तो मान लेते हैं कि 60 मीटर का ऊंचाई कहीं यहां पे है, ठीक है ना, कहीं यहां पे जो है 60 मीटर का ऊंचाई है। तो यहां पे इस पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर है जो कि क्लाउड को देख रहा है, ठीक है। तो जब क्लाउड को देखेगा तो वहां पे क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है ना। इसको और थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से, ये पॉइंट जो है सरफेस ऑफ वाटर से 60 मीटर ऊंचा मतलब हाइट पे है। तो इस पॉइंट से क्लाउड को देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट तो ये होगा, ठीक है ना। और यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है मेरा, 30 डिग्री है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। तो यहां पे हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा, ठीक है। और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये लाइन ऑफ साइट 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर है यहां तक? चलो अब आगे क्वेश्चन है और ये जो है ये पूरा 60 मीटर का है, 60 मीटर हाइट, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन वाटर ऑफ लेक इज 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अब ये जो क्लाउड है, बादल है, इसका शैडो पानी के अंदर बनेगा, ठीक है। और एक बात हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे कि अगर कोई पानी, ठीक है ना, स्थिर है, शांत है, बह नहीं रहा है, स्थिर है, तो उस केस में वो पानी प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब प्लेन मिरर में क्या होता है कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितना उससे डिस्टेंस पे होता है, ऑब्जेक्ट का इमेज भी प्लेन मिरर से उतना ही डिस्टेंस पे होता है। क्लियर है? जैसे कि अगर ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है और मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, क्लाउड मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लेन मिरर से मान लेते हैं कि x मीटर है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उस इमेज का भी डिस्टेंस प्लेन मिरर से कितना होगा, x मीटर ही होगा, ठीक है। ये प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज है। अब मालूम है कि जो इमेज फॉर्म होता है वो प्लेन मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। अगर ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है ना, तो इसका इमेज इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि इस क्लाउड का, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसके पीछे बनेगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखेंगे, लेकिन डिस्टेंस सेम होता है। तो मान के चलते हैं कि इस क्लाउड का इमेज कहीं यहां पे बन रहा है, ठीक है, शैडो या इमेज जो भी है वो बोल सकता है। अब इस शैडो को भी इस पॉइंट से ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, तो क्या होगा, यहां पे लाइन ऑफ साइट कुछ ये होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये जो पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है, तो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन द वाटर ऑफ लेक इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री। तो हमको फिर क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है ना। वाटर के सरफेस से इस क्लाउड का हाइट बताना है। तो वाटर का सरफेस क्या होगा, इसको हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ए बी जो है वाटर का सरफेस है, और ये सी पॉइंट है जो कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और ये डी क्लाउड है, और ये ई जो है इसका इमेज है, ठीक है ना। तो बी पॉइंट से क्लाउड का डिस्टेंस बताना है कि क्लाउड का हाइट कितना होगा, यानी कि हमको बी डी का लेंथ बताना है कितना होगा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है? अब कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। इसको भी हम नेमिंग करते हैं, ये ई है तो इसको हम एफ बोल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर AC 60 मीटर है तो यहाँ पे BF भी क्या होगा, 60 मीटर होगा,
ठीक है, क्योंकि ये पूरा ABCF ये पूरा जो है पैरेललोग्राम की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन इसके पैरेलल होगा और ये भी इसके पैरेलल है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो AC और BF दोनों का लेंथ या हाइट क्या होगा, सेम होगा, जो कि 60 मीटर है। ठीक है, अब हाइट ऑफ क्लाउड बताने के लिए हाइट ऑफ क्लाउड जो होगा वो BD के इक्वल होगा। तो BD में हमको BF मालूम चल गया है, अगर FD मालूम चल जाएगा तो हमको टोटल हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर मालूम चल जाएगा। क्लियर है? अब हमको FD ही फाइंड करना है, हमको फाइनली क्या करना है, FD फाइंड करना है, और इसके हाइट को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो लास्टली हमको x निकालना होगा। क्लियर है यहां तक? अब कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, एक मिनट अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो पहले यहां पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे। तो यहां पर लिख लेंगे लेट D बी द पोजीशन ऑफ क्लाउड एंड E बी इट्स शैडो। ठीक है यहां तक? चलो, अब यहां पे AC का लेंथ मालूम है हमको, तो AC कितना है, AC है 60 मीटर, और जस्ट वैसे ही BF भी क्या होगा, 60 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, वहां पे FD को x माने हैं, तो लेट FD इज इक्वल टू x मीटर। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से समझेंगे यहां पे। अब ये जो E है, E इस क्लाउड का शैडो है या फिर इसका इमेज बोल सकते हैं, और अभी बताएं कि इस शैडो या इस इमेज का भी डिस्टेंस वाटर के सरफेस से उतना ही होगा जितना क्लाउड का डिस्टेंस है। ठीक है, तो समझेंगे बात को। यहां पे क्लाउड का वाटर सरफेस से हाइट क्या होगा, x प्लस 60 मीटर होगा, यानी कि पूरा BD होगा, तो BD को हम x प्लस 60 ले सकते हैं। तो जस्ट वैसे ही ये शैडो है, तो शैडो का भी जो हाइट होगा, शैडो का भी जो डेप्थ होगा वो वाटर सरफेस से वो x प्लस 60 ही होगा। क्लियर है? यानी कि BE का भी लेंथ क्या होगा, x प्लस 60। ठीक है, ये पूरा क्या होगा, x प्लस 60 होगा। क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व करते हैं और x निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। तो यहां पे हमको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा। ठीक है, एक कौन सा, ट्राइंगल CFD और दूसरा ट्राइंगल CFE। तो इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके हम x निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना? अब कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल को लेते हैं, तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्राइंगल DFC। ठीक, अब DFC में ध्यान से देखेंगे, ये थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? अब परपेंडिकुलर के साथ कौन सा साइड लेना होगा, हाइपोटेनस या बेस लेना होगा, तो हम बेस लेंगे। क्यों बेस लेंगे? क्योंकि ये बेस जो है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी और इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी ये जो CF बेस है कॉमन है, और कॉमन साइड को हम लेते हैं। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस लेंगे, तो यहाँ पे कौन सा टी यूज करना होगा, tan या cot। ठीक है, तो यहाँ पे हम tan यूज करते हैं, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, DF, और यहाँ पे बेस क्या है, FC। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू DF x है, और FC को FC छोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर FC को y मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे FC रख रहे हैं, और वैसे भी हमको FC से मतलब नहीं है, तो FC को हम अकेला करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो FC इक्वल टू √3x आ जाएगा। क्लियर है? इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं। ठीक है यहां तक? अब हम बड़े वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल CFE ले रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम राइट ट्राइंगल CFE। ठीक है, अब इसमें भी थीटा क्या होगा, 60 डिग्री। तो इसका सामने वाला साइड यानी कि ये
ई एफ, ये पूरा परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो यहाँ पे tan का यूज करेंगे तो tan 60 डिग्री इक्वल टू, अब देखेंगे ध्यान से, इस बड़े वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, ई एफ होगा, तो ई एफ और बेस एफ सी ही है, ठीक है। चलो, तो tan 60 का वैल्यू √3 होगा इक्वल टू, अब देखेंगे ध्यान से, ई एफ को बी एफ प्लस बीई लिख सकते हैं, ध्यान समझेंगे, ई एफ को बी एफ प्लस बीई लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी एफ प्लस बीई डिवाइड बाई एफ सी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा √3 इक्वल टू, बी एफ क्या है 60 प्लस बीई किसके इक्वल है, x प्लस 60, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 60 डिवाइड बाई, अब एफ सी, तो एफ सी का वैल्यू क्या है, √3x आया है, क्योंकि एफ सी से हमको मतलब है नहीं, तो एफ सी की जगह पे हम √3x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख दिए √3x, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से x आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, हम ऊपर क्लिक करेंगे। अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये √3 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस x प्लस 60, ठीक है यहाँ तक। चलो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 60 प्लस 60 120 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 120, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 2 यानी कि 60 मीटर, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 60 मीटर, ठीक है। अब समझिएगा बात को, हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, तो सरफेस ऑफ वाटर से क्लाउड का हाइट क्या होगा, बीडी होगा, जो कि एफ डी प्लस बी एफ के इक्वल है, यानी कि x प्लस 60 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, वो किसके इक्वल होगा, बीडी के इक्वल होगा, तो यहाँ पे बीडी लिख दिए, और बीडी जो है किसके इक्वल है, एफ डी प्लस बी एफ, एफ डी प्लस बी एफ, ठीक है। या फिर हम इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, एक मिनट, तो यहां से हो जाएगा एफ डी प्लस बी एफ, ठीक है। चलिए, तो यहां से एफ डी किसके इक्वल है, एफ डी एक्स है और बी एफ 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या है 60 मीटर, तो यहाँ पे x के जगह पे 6 लिख दिए और यहाँ पे 60 ऑलरेडी है, तो यहाँ से आ जाएगा 120 मीटर, ठीक है। ये BF है, चलिए ये होगा आंसर, यानी कि सरफेस ऑफ वाटर से क्लाउड का हाइट कितना होगा, 120 मीटर होगा, ठीक है। यही फाइनल आंसर है मेरा, और ऐसे ही इसको सॉल्व करना था, ठीक है। और ये क्वेश्चन है जस्ट सिमिलर था क्वेश्चन नंबर 24 के, तो वहाँ पे भी एक्सप्लेन किए हैं इन सारे बातों को, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, तो वीडियो को जिस भी पॉइंट पे समझ में ना आए वीडियो को वहाँ पे रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन CBSE 2010, 15 और 17 में पूछ चुका है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।